ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक सिंपल सा नोट पढ़ लेते हैं। ये नोट इम्पॉर्टेंट है। नोट ये है कि वैल्यू ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना दो सरफेसेस के बीच में, उसकी वैल्यू टिपिकली रेंज करती है 0.05 से लेकर 1.6 तक, ठीक है ना। और 1 से 1.6 वाले हम अपने सिलेबस में पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ते हैं सिर्फ 0.05 से 1 तक के वाले हैं, ठीक है ना। आप फिर भी बता देता हूँ, अगर कभी आ ही जाए, ठीक है ना, मनुष्य घड़ी में पूछ ही ले कि 1 से ज़्यादा कब होता है तो और किसके लिए होता है, तो आप ये ध्यान रखना। स्टील और स्टील के बीच में अगर बात करूँगा मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 0.58, ग्लास के बीच में 1, कॉपर के बीच में 1.6 होता है, वुड और मेटल के बीच में 0.5 0.4 तो जनरली है, और टायर और रोड इसके बीच में क्या होता है 0.4 ही होता है। इसको एज इट इज टेबल को कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा माइंड में रखना है, हल्का सा माइंड में रखना है चीज़ों को, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कोई खास ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर भी हम आगे पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम आगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये दो एंगल पढ़ाऊंगा आपको मैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा और एंगल ऑफ रिपोज पढ़ाऊंगा। ये दोनों एंगल पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। दोनों एंगल आपसे क्वेश्चन में डिस्कस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। पता होना चाहिए आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ये एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, m मास का, सही है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? ये ब्लॉक क्या कर रहा है? मूव और टेंडेंसी टू मूव, इधर मूव कर रहा है या फिर टेंडेंसी है इधर मूव करने की, टेंडेंसी टू मूव, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाएंगे आप? इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बनाएंगे कि ये ब्लॉक है, ध्यान से देखिए आप, ठीक है, और ये ग्राउंड है, नीचे लग रहा है वेट, दबाया किससे? एन से, तो ऊपर क्या लग गया? एन। ऊपर क्या लग गया बेटा? एन लग गया, सही है। अगर इस ब्लॉक के पास इधर मूव करने की टेंडेंसी है या इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक या काइनेटिक कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं फ्रिक्शन लिख रहा हूँ, तो इस ब्लॉक के पास फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? इधर लग रही है। और इस एक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन ग्राउंड पे कैसा लग रहा है? आगे लग रहा है। समझ में आई मेरी बात? पक्का? सही है। तो ये नॉर्मल और फ्रिक्शन मिलाकर क्या होते हैं? उनका रिजल्टेंट क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने पहले ही बताया आपको क्या होता है ये कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल। समझ में आई बेटा? तो नॉर्मल के साथ जो कॉन्टैक्ट फोर्स एंगल बनाता है, थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल हो गया और ये फ्रिक्शन हो गया, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आया, ठीक है ना। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है कॉन्टैक्ट फोर्स आर, नॉर्मल के साथ, है ना, सही है। तो इस एंगल को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है इसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा क्या होगा? इस ट्रायंगल को देखा जाए, अगर ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो ये एन है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये आर है, और अगर ये एफ है तो ये भी तो एफ है, बोलो सही है। तो टैन थीटा क्या होगा? यहाँ से टैन थीटा क्या होगा? एफ अपॉन एन। एफ क्या होता है? म्यू एन, जो भी फ्रिक्शन रही हो, ठीक है, अपॉन एन। एन से एन कट गया तो थीटा कितना आ गया? टैन इनवर्स म्यू। कितना आ गया? टैन इनवर्स म्यू। दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा एंगल है? इट इज द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लेते हैं किसके बीच में? एंगल बिटवीन आर एंड एन, एंगल बिटवीन आर एंड एन। समझ में आई? अब हो सके आपको बताना क्यों जरूरी था, ये इंपॉर्टेंट क्यों था, इसका क्या रोल होता है? क्वेश्चन में पूछ ले, क्वेश्चन में बोल देगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन नहीं करेगा। क्वेश्चन में गिवन कर देगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री है। क्या गिवन कर देगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 30 डिग्री। और एक मान लो एक ब्लॉक है, वो ग्राउंड पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, और वहाँ पर जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है? 30 डिग्री।
तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा अब फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, 30 डिग्री एंगल है तो ये म्यू कितना आएगा 1/√3, कितना आएगा 1/√3। इस तरीके से आपको यूज़ करवा सकता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ रिपोज।